इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सो इसमें सबसे पहला फोर्स हम लोग पढ़ रहे थे डाइपोल फोर्सेस। ठीक है। सो डाइपोल फोर्सेस में मैंने क्या बताया था कि दिस फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स, है ना। दिस फोर्स ऑपरेट या एग्जिस्ट बिटवीन polar molecules and one end of polar molecules, one end of polar या dipole molecule interact with opposite end of another polar या dipole molecule। another या same है ना। जिससे मैंने एग्जांपल दिया था HCl। तो HCl में Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है बच्चों। तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव क्यों आते हैं? क्योंकि बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो Cl की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। अब इसी के क्लोज कांटेक्ट में या विसिनिटी में दूसरा HCl मॉलिक्यूल है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल तो होता नहीं है, कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं। सो डेल्टा प्लस और यहाँ पे डेल्टा माइनस, और देखो इनके बीच में ये अट्रैक्शन फोर्स आ गया। तो देखो अपोजिट चार्ज यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज अ डाइपोल फोर्सेस। जो डाइपोल फोर्स होता है उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई R⁶ यहाँ तक वेरी करता है। ठीक है। दूसरा जैसे है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अब इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। इसका मॉलिक्यूल HBr हो सकता है, इसमें HI हो सकता है, इसमें CH3Cl हो सकता है, CH3Br हो सकता है, जहाँ पर भी है। बट इसका करेक्ट पिक्चर जो है वो करेक्ट सिनेरियो जो है वो आपको केमिकल बॉन्डिंग के बाद समझ में आ जाएगा कि हाउ टू डिटरमाइन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों। दूसरा है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। देखो बच्चों यहाँ पर किसकी वजह फोर्स है? एक मॉलिक्यूल जो डाइपोल है, यानी कि जिसमें इस तरह पोल बन रहा है। देखो डाइपोल मॉलिक्यूल को बच्चों इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस बन जाए ना, उसको इस तरह डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दिया करो जिसमें दो एंड बन जाए, और इस डायग्राम में एक तरफ दिखा दो प्लस और एक तरफ दिखा दो माइनस। मतलब ये डाइपोल का इसे डायग्राम दिखा देते हैं, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, दो पोल हो गए, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। तो देखो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल डाइपोल है और दूसरों क्या किया गया? इंड्यूस्ड किया गया डाइपोल बनने के लिए। क्योंकि मैंने कहा था नेचर का रूल है कि आपस में मॉलिक्यूल जो होते हैं बच्चों वो अट्रैक्ट होते हैं, इंटरैक्ट होते हैं। ठीक है। सो जैसे बच्चों मैं कहूँ कि एक सैंपल है जिसमें कि HCl के साथ HCl है और उसके साथ I2 मॉलिक्यूल है सपोज, या HCl मॉलिक्यूल है उसके साथ ऑर्गन एटम है Ar। ठीक है, या I2 मॉलिक्यूल है। अब मैं पूछूं कि इसके बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सो नाउ टेल मी I2 मॉलिक्यूल कैसा होता है? इसमें I और I के बीच में क्या होगा? कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बच्चों यहाँ पर डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस क्रिएट होगा? क्या नहीं क्रिएट होगा? क्यों नहीं क्रिएट होगा? बिकॉज हाँ वेरी गुड, बिकॉज इनके बीच में डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बच्चों वो जीरो है। सो दिस मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर।
देखो बच्चों, एक बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बारे में ज़्यादा अच्छे से केमिकल बॉन्डिंग के बाद आता है, बट अभी मैं आपको बस थोड़ा सा समझा पा रहा हूँ किसी तरीके से, ठीक है। दिस इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब देखो यहाँ पर HCl कैसा मॉलिक्यूल था बच्चों? पोलर, क्योंकि यहाँ डेल्टा प्लस है, डेल्टा माइनस है, तो पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक साथ हैं बच्चों, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे इस फोर्स को डिफाइन करना हो, पहले डेफिनेशन की बात अगर मैं करूं, तो हाउ विल यू डिफाइन दिस फोर्स? तो हम बोलेंगे एक तो डाइपोल है और दूसरे को डाइपोल बनने के लिए इंड्यूस किया गया है। सो डाइपोल मॉलिक्यूल तो पोलर होता है, और जिसको इंड्यूस किया गया डाइपोल बनने के लिए वो मॉलिक्यूल क्या है बच्चों? नॉन पोलर। तो क्या डेफिनेशन दोगे? दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब ठीक है, अब पोलर डाइपोल मॉलिक्यूल induces non-polar molecules for interaction. Should I repeat? Yes, sir. Okay. ध्यान देना बच्चों, this type of force of attraction exists between polar dipole molecule and non-polar molecules. ठीक है, in the vicinity of dipole molecule a non-polar molecule induces for interaction. Now how? कैसे? देखो ध्यान से बच्चों, ये I2 मॉलिक्यूल है और मैं I2 को बनाता हूँ। तो मान लो ये I2 के न्यूक्लियस हैं, दो I2 मॉलिक्यूल है, मैं इसे दिखा रहा हूँ, ये I2 का न्यूक्लियस है और ये उसकी सेल्स हैं, 1 2, इसमें 5 सेल्स होंगी, जरूरी कि मैं 5 सेल ही ड्रॉ करूं। अब देखो, ये अगर इंडिविजुअल है, इसके आसपास कोई नहीं है, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा ना, इसके चारों तरफ सिमेट्रिकल होगा। मतलब मैंने ये कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस चारों तरफ बराबर होगा। ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं कि भाई ये न्यूक्लियस है और चारों तरफ आयोडीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिल्कुल बराबर है। आई कैन एज्यूम दैट, क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत पहले आए थे, तो आप एज्यूम कर सकते हो इस तरीके से। लेकिन बच्चों बताना, अगर इसके क्लोज कांटेक्ट में, अभी ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकल अराउंड द न्यूक्लियस। मैं क्या वर्ड बोला हूँ बच्चों? इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकल अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिल्कुल सिमेट्रिकल है। नाउ टेल मी, अगर इसके क्लोज कांटेक्ट में कोई ऐसा मॉलिक्यूल आ गया जो डाइपोल हो, परमानेंट डाइपोल हो, जहाँ पर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परमानेंट हो, तो बच्चों बताना ये नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा? इट विल रिपेल और नॉट? Repel. और किस डायरेक्शन बच्चों? अपने से अपोजिट डायरेक्शन में ना? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। सो ये नेगेटिव चार्ज बच्चों इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने से अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करेगा। क्या ये आयोडीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी प्रेजेंस में, इस डाइपोल मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में सिमेट्रिकल हो जाएगा बच्चों या अनसिमेट्रिकल हो जाएगा? Unsymmetrical. अनसिमेट्रिकल का क्या मतलब है? वेरी गुड। देखो अब ध्यान समझना, बड़ा अच्छा वर्ड आने वाला है और सब बता रहा हूँ कि ये वर्ड केमिस्ट्री में बहुत यूज होता है अगर सही कंसेप्ट में जाएं तो। देखो क्या हुआ कि आयोडीन मॉलिक्यूल जो ऐसा आपको दिख रहा था बच्चों, ये मॉलिक्यूल अब ऐसा दिखने लगा। ध्यान देना, ये मॉलिक्यूल अब ऐसा दिखने लगा। और ऐसा क्यों दिखने लगा? ध्यान देना, इसका न्यूक्लियस तो इस तरफ हो रहा है और अधिकतर इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस की दूसरी तरफ चला गया। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस नेगेटिव चार्ज से रिपेल होकर के दूसरी तरफ चला गया। अब ये आयोडीन ऐसा हो गया तो हम क्या बोलेंगे? शेप ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज डिफॉर्म। डिफॉर्म मतलब बच्चों क्या होता है? या डिस्टॉर्ट कह सकते हो, बिगड़ गई शेप उसकी, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरी तरफ चला गया। क्या बच्चों ध्यान देना, इसकी प्रेजेंस में क्या मैं बोल सकता हूँ कि I2 मॉलिक्यूल एक इंस्टेंट डाइपोल बन गया? डाइपोल का मतलब क्या होता है? जिसमें एक तरफ पॉजिटिव हो जाए और दूसरी तरफ निगेटिव हो जाए। तो क्या ये एक डाइपोल की तरह नहीं, जिसमें एक न्यूक्लियस एक एंड हो गया और इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरा एंड हो गया? यस या नो? Yes, sir. वेरी गुड। अच्छा बच्चों, ये क्या ये अपने आप से, ये क्या अपने आप से बना है क्या? ये किसी की वजह से हुआ है ना ऐसा? यस या नो? Yes. Yes, sir. यस सर, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप में से किसी के बहुत अच्छे परसेंटेज हैं, तो आप में से बहुत सारे लोग
कम से कम आज तो इंड्यूस हुए होंगे। और ऐसा मुझे आज की क्लास से लग भी रहा है कि आप लोगों में किसी के अंदर ये भावना जरूर आई होगी कि अब 12th में तो मुझे रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस करनी है। और सच में जो लोग इस तरह जीते हैं ना कि एक बार कुछ ख़राब हो गया, अगली बार बहुत अच्छा करना है, ऐसे लाइफ में सोचता रहना चाहिए। चाहे जितने बार आपको फेलियर मिले, फेलियर तो किसी का है नहीं, बल्कि बात तो 94 93 तो मैं तो कभी नहीं मानता फेलियर। अब आप लोगों को दुखी होना है तो हो लेना, ठीक है। और इसलिए सोचा करो कि जब भी कभी जो है नंबर कम आ जाए तो बस अगली बार अच्छा करना है। एक एक आपको बता देता हूँ एक बात कि जब मैं आईटी दिल्ली में पढ़ता था तो मेरे एक बार एक टेस्ट में क्वांटम मैकेनिक्स में 100 में 0 नंबर आए थे। अब बहुत ही गिल्टी मत फील करना कि ऐसे टीचर मुझे पढ़ा रहा है जिसके 100 में 0 आए हैं, लेकिन आए थे 100 में 0। मुझे बताने में इस बात को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब भी हम आगे बढ़ते रहे हमेशा। तो ऐसा हो सकता है। अभी जो आप 11 12 में बच्चों ना बहुत अच्छे नंबर लेके आते हो, जब किसी अच्छे कॉलेज में जाओगे ना बहुत, तो वहाँ पे इतने बड़े बड़े टीचर मिलते हैं। अब मेरे यहाँ तो कोई MIT टीचर था, MIT सुना होगा आपने, US में जो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कोई कैलिफोर्निया का था और मैं गाँव Yes. से गया था वहाँ पे। तो एकदम से उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी और इसलिए एक बार एक टेस्ट में फेल हो गया था। तो ऐसे जगह पे कभी इतने मार्क्स नहीं आते। अब जब, क्योंकि वहाँ सभी लोग अपने स्कूल के टॉपर आते हैं, तो वहाँ पे आपको कंपेरिजन करना होता है कि अगर किसी के 66 आए हैं तो मुझे 67 लेके आना है, वो भी अच्छी फीलिंग के साथ, यानी कि उसमें दुखी रहना है और जाके छत से कूद जाना है कि नहीं मेरे नंबर कम क्यों आ गए। हमेशा इस इंस्पायर रहा करो कि हमें और अच्छा करना है, और अच्छा करना है, जब तक बुढ़े ना हो जाना, ठीक है। देखो, तो इसकी प्रेजेंस की वजह से ये मॉलिक्यूल इंड्यूस हो गया डाइपोल बनने के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि नेचर का रूल है कि इंटरेक्शन जरूर होता है। तो इसलिए HCl की वजह से I2 मॉलिक्यूल अपने आप को ऐसे ओरिएंट करेगा कि ये एक इंस्टेंट डाइपोल बन जाए और फिर इसके नेगेटिव के साइड में इसका पॉजिटिव न्यूक्लियस आ जाए। तो बिकॉज ऑफ HCl मॉलिक्यूल द I2 मॉलिक्यूल इंड्यूसेस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स। तो हर नॉन पोलर मॉलिक्यूल जब वो पोलर मॉलिक्यूल के साथ होगा तो इट हैज़ टू इंड्यूस, ठीक है। और क्यों? क्योंकि अब देखो, तुम कह सकते हो कि सर इसका जो नेगेटिव चार्ज इसकी नेगेटिव की तरफ क्यों नहीं आ जाता, तो इसको समझना होगा आपको कि नेचर का रूल है, इंटरेक्शन की वजह से इंटरेक्शन क्रिएट हो, इस तरह ये अपने आप को ऐसा ओरिएंट करेगा कि इसके नेगेटिव के साइड में इसका पॉजिटिव न्यूक्लियस ही आए, ठीक है। सो ये है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल मॉलिक्यूल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स, ठीक है। जैसे मैं तुमसे पूछूं, अब मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, बताओ बच्चों, अगर मैं HBr और N2 को एक साथ ले लूँ तो बताओ इनके बीच में कौन सा फोर्स होगा। तो यू विल से कि यहाँ तो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस है, और N2 मॉलिक्यूल क्या होता है बच्चों? नॉन पोलर। तो यहाँ पर ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसके बीच में कौन सा फोर्स होगा? ये डाइपोल है, और ये क्या हो जाएगा इसकी प्रेजेंस में? इंड्यूस डाइपोल। क्लियर एकदम। सो ये डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स होता है। अब देखो इसे आर्गन एटम है, यहाँ पर मैंने कहीं एग्जांपल लिया था। अब HCl है, दिस इज HCl मॉलिक्यूल, और इसके पास में आर्गन एटम है। तो ये आल्दो इनर्ट गैस एलिमेंट होता है, लेकिन अगर इसको देखो, ऐसा नहीं कि हमने लिया साथ में फोर्स क्रिएट हो गया। फोर्स क्रिएट होने के लिए मॉलिक्यूल को पास भी लाना पड़ता है। अब अगर बताओ मुझे इसी सैंपल में HCl है और आर्गन है और रूम टेम्परेचर पे है, तो रूम टेम्परेचर पे आर्गन तो गैस होती है बच्चों, तो क्या रूम टेम्परेचर पे हैं, तो जब तक ये पास नहीं होंगे तब तक ये कैसे इंड्यूस होगा? मीन्स इसका नेगेटिव चार्ज को रिपेल नहीं करेगा तो कैसे इंड्यूस होगा, ठीक है। तो अगर कभी कभी क्या होता है, फोर्स को क्रिएट करने के लिए प्रेशर को बढ़ाना और टेम्परेचर को घटाना पड़ता है, और इस बात से पूरी तरह एग्री करोगे आप, क्योंकि यही तो पढ़ा आपने 9th में शेष और मैटर में, है ना, कि फोर्स को क्रिएट करने के लिए गैस को लिक्विड में जाने के लिए प्रेशर को बढ़ाना और टेम्परेचर को कम करना पड़ता है। तो इसलिए फोर्स को क्रिएट करने के लिए भी टेम्परेचर को घटाना और प्रेशर को बढ़ाना पड़ता है, और कभी कभी अपने आप रूम टेम्परेचर पे भी आ जाता है। मैं रूम टेम्परेचर से कंपेयर करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह आर्गन एटम अगर इसके पास होगा और जब ये इसका नेगेटिव करेगा, ये इसका नेगेटिव को रिपेल करेगा, तो ये फिर भी ये क्या बन जाएगा? इंड्यूस्ड डाइपोल बन जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स पढ़ते हैं, तीसरा, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। इस बार क्या हो रहा है,
इस बार दोनों मॉलिक्यूल नॉन पोलर हैं और दोनों ही अपने आप को टाइम को देख करके इंड्यूस कर लेंगे कि पढ़ना तो पड़ेगा ही, ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना। तो देखो क्या हुआ, इस बार सैंपल में सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि I2 मॉलिक्यूल्स, I2 मॉलिक्यूल्स, I2 मॉलिक्यूल्स, I2 मॉलिक्यूल्स, I2 मॉलिक्यूल्स, I2 मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे I2 मॉलिक्यूल्स हैं और सारे नॉन पोलर हैं। या अब एक सैंपल में हमने बहुत सारे N2 मॉलिक्यूल्स ले लिए, N2 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 इस तरीके से। क्लियर है सबको? ओके। अब क्या हुआ, ध्यान देना, N2 तो गैस होती है, रूम टेम्परेचर पे N2 गैस होती है और N2 का एयर में कितना परसेंटेज होता है, 78 होता है ना बच्चों। सो एयर में N2 हमारी 78% होती है, इस बात से सभी लोग एग्री करते हैं। अब मुझे बताओ, आपने कभी लिक्विड नाइट्रोजन का नाम सुना है? सुना होगा लिक्विड नाइट्रोजन, राइट? यस सर। अब देखो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में और या आइडियल गैस में हम ये मान के चलते थे कि N2 O2 Cl2 गैस F2 गैस, इनके बीच में फोर्स नहीं हो सकता, क्योंकि जो गैस है वो गैस है और जो लिक्विड है उसके बीच में फोर्स होता है, जो सॉलिड है उसके ज़्यादा फोर्स होता है। ऐसे मान चलते थे, ऐसे मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स नहीं हो सकता। फिर एक एक्सपेरिमेंट में, आपको पता है कि स्पेस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, लोग मार्स पे जा रहे हैं, मंगल ग्रह पे जा रहे हैं। तो जुपिटर जो प्लेनेट है उसमें मीथेन CH4 होता है, उसमें मीथेन को सॉलिड पाया गया और मीथेन जो है ना बच्चों एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल था और इसको भी लोग मानते थे गैसेज है, इसके फोर्स नहीं हो सकते हैं, मतलब इसको लिक्विड में और सॉइल में नहीं बना सकते, आप फोर्स नहीं आ सकते। जब मीथेन को जुपिटर में सॉलिड माना देखा गया तो साइंटिस्ट के मन में आया कि इसके बीच में फोर्स कैसे आ गया, मतलब ये सॉलिड कैसे हो सकता है। इसको तो हम लोग जो अर्थ में इसको तो हमेशा गैस में देखते हैं, मीथेन को बायोगैस बोलते हैं, इसको मार्स गैस भी कहते हैं ना। तो मीथेन को सॉलिड कैसे पाया गया, तब से लोगों ने सोचा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ सकता है और स्टडी की गई कि आखिरकार मीथेन के बीच में फोर्स आया कैसे। ये तो गैस मॉलिक्यूल था, ये कैसे सॉलिड बन गया, कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया। तो फिर लोगों ने सोचा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करने की लोगों ने कोशिश की और जैसे N2 में कोशिश की गई कि N2 मॉलिक्यूल जो गैस है उसका टेम्परेचर कम किया गया और प्रेशर बढ़ाया गया। जब टेम्परेचर जो है कम किया गया और प्रेशर बढ़ाया गया तो N2 मॉलिक्यूल और भी क्लोज हो गए, ठीक है, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल को पास लाना है प्रेशर बढ़ा के तो टेम्परेचर कम करके उनकी काइनेटिक एनर्जी को कम करो जिससे कि वो पास आ जाए, अगर वैसे प्रेशर बढ़ाओगे तो रिपेल कर सकते हैं। तो जब N2 मॉलिक्यूल पास आ गए तो क्या हुआ कि नेचर का रूल है कि ये पास आएंगे तो अपने रिपल्शन को कम करने के लिए अपने आप को ऐसा बनाएंगे कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाए, सो दैट कि उस बढ़े हुए प्रेशर को ये हैंडल कर सकें। तो क्या होता है, जिससे मैं N2 मॉलिक्यूल से लिख रहा हूँ, ये N2 है और ये दूसरा N2 मॉलिक्यूल है। जब ये बिल्कुल पास आ गया तो क्या हुआ, इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को रिपेल करने वाला होगा, लेकिन हमने टेम्परेचर को कम कर रखा है तो वो ये इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी कम है तो ये ज़्यादा दूर भी नहीं जा सकते। तो क्या हो रहा है कि किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम में आप ये समझ लो थोड़ी देर के लिए कि इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से, इस N2 मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इस N2 मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ शिफ्ट हो गए, या ऐसे मान लो कि इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। ऐसा क्यों होगा, जब क्लोज कांटेक्ट में होंगे तो एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना। तो क्या हुआ कि इस N2 की वजह से इसके जो यहाँ पर मान लो 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, 3 शेयर करें, और भी सारे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन मानो तो देर के लिए इस तरफ शिफ्ट हो गए इसके रिपल्सन की वजह से, और इस मॉलिक्यूल को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड उस तरफ चला गया तो इधर नेगेटिव हो गया, इधर पॉजिटिव हुआ। लेकिन ये कब क्रिएट हुआ, जब प्रेशर हाई था और टेम्परेचर कम था। तो जैसे ये बनेगा, इसके पास वाला मॉलिक्यूल जो इसके पास वाला N2 मॉलिक्यूल होगा वो भी ऐसे बन जाएगा तुरंत 1 सेकेंड में,
और ये मॉलिक्यूल इसके प्लस को देख करके इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी तरफ झुक जाएगा, तो ये भी अपने आप को इसे बना लेगा। और ये तब है, अच्छा जैसे बच्चों आपने प्रेशर हटाया वैसे N2 मॉलिक्यूल फिर से ये अपने आप से नॉन पोलर बन गया। तो क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल प्रेशर बढ़ाने पर और टेम्परेचर घटाने पर अपने आप को इंड्यूस कर रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं। कैसे? बाई मेकिंग देमसेल्फ एज ए इंड्यूस्ड डाइपोल। और पता है इसको क्या क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग डाइपोल। फ्लक्चुएटिंग मतलब ये होता है कि हमने प्रेशर को बढ़ा करके और टेम्परेचर को घटा करके इस मॉलिक्यूल को ज़बरदस्ती पास लेके आए हैं और इस मॉलिक्यूल को मजबूर किया है डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस बनाने के लिए। और इसी वजह से जब लिक्विड नाइट्रोजन जो होती है बच्चों, लिक्विड नाइट्रोजन में N2 मॉलिक्यूल के बीच में इंड्यूस डाइपोल फोर्स लगता है आपस में इंड्यूस के लिए। क्यों? क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उनके न्यूक्लियस एक साथ आ जाए, वो तो रिपेल तो करेंगे। एक का न्यूक्लियस चाहेगा कि दूसरे के इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ आए, ठीक है ऐसा। अब एक चीज बताना जरा, अगर ये N2 मॉलिक्यूल में इतना कोशिश करना पड़ा आपको फोर्स क्रिएट करने के लिए, अगर मैं Cl2 मॉलिक्यूल को पास लेके आऊँ, Cl2 मॉलिक्यूल को, तो Cl का साइज जो थोड़ा सा N2 से बड़ा है, ठीक है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में रिपल्सन ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा पास आने में हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा प्रेशर लगाया वैसे मॉलिक्यूल रिपेल हुए और एकदम से भी क्या किया कि एक Cl ने अपने आप को ऐसे बना लिया दूसरे Cl के इफेक्ट की वजह से, और दूसरे Cl ने अपने आप को ऐसे बना लिया इस तरीके से। ये सारे Cl देखो ऐसे हो गए, इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। समझे? तो अब मुझे पता लगा, जल्दी हाँ किसी ने कुछ पूछा जी? सर Cl2 जल्दी क्यों बनेगा? क्योंकि Cl2 मॉलिक्यूल में न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो ये इनको पास लाने के लिए जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे, कम प्रेशर बढ़ाओगे क्योंकि ये मॉलिक्यूल छोटा था तो ज़्यादा प्रेशर बढ़ाना पड़ा, जैसे प्रेशर बढ़ाओगे वैसे इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बहुत ज़्यादा रिपेल करेगा, और जब बहुत ज़्यादा रिपेल करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जल्दी से दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये अनसिमेट्रिकल बन जाएगा। जितना बड़ा साइज उतनी जल्दी वो अपने आप को इंड्यूस डाइपोल में बना लेंगे, क्योंकि फोर्स तो क्रिएट करना ही है। और इसका एक इतना अच्छा एग्जाम्पल मैं अभी दे रहा हूँ आपको कि आप सोचोगे कि हाँ इसका सबसे बेस्ट आंसर यही हो सकता है। पहले ये समझ लो, इसलिए देखो ये IITJ में क्वेश्चन भी आ चुका है, और कि इंड्यूस डाइपोल फोर्स, इसी को आप लोग वंडरवॉल फोर्स कहते हो बच्चों, वंडरवॉल फोर्स। तो ये वंडरवॉल फोर्स क्या है? क्या ये कोई केमिकल बॉन्ड बन रहा है क्या इनके बीच में? ये तो बस इंटरेक्शन है। वंडरवॉल एंड उनके जो कलीग्स थे उन्होंने सब मिल करके इस तरह के फोर्स को जो है डिस्कवर किया था। इसको वंडरवॉल फोर्स कहते हैं, इसी को लंदन फोर्सेस कहते हैं। ये भी साइंटिस्ट का नाम है लंदन, ठीक है, ये वो नहीं है जो इसकी कैपिटल होती है ब्रिटेन की, ठीक है, इंग्लैंड की। और इसी को डिस्पर्जन फोर्सेस कहते हैं, डिस्पर्जन फोर्सेस, डाइपोल फोर्सेस को, तब ये सभी डाइपोल फोर्सेस को डिस्पर्जन फोर्सेस। इस क्या वर्ड का क्या मतलब है? ये तो वर्ड इन द ऑनर ऑफ वंडरवॉल एंड लंदन दे दिया गया। ये डिस्पर्जन क्या मतलब है? आई टेल यू। ओके, इसका एक अच्छा एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। तो मैं इसको बता सकता है 17 ग्रुप के एलिमेंट क्या हैं। 17 ग्रुप के एलिमेंट, 17 ग्रुप को कौन सा फैमिली बोलते हैं? हेलोजन फैमिली। यस यस। नाउ टेल मी, इस ग्रुप के एलिमेंट क्या है? टेल मी। क्लोरीन, ब्रोमीन, एस्टेडीन। अरे वाह, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेडीन, ठीक है। फिर कल बाहर आए आंटी। अच्छा, इसके मॉलिक्यूल क्या बनेंगे? F2, Cr2, I2, और ये तो रेडियो एक्टिव है, ठीक है। एस्टेडीन के फार्मूला क्या होता है? AT होता है ना। अब बताना जरा एक बात यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग है,
रूम टेम्परेचर पे F2 मॉलिक्यूल कैसा होता है, गैस, लिक्विड या सॉलिड? गैस। गैस। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ बच्चों आपको, हाँ गैस। और Cl2 किस फॉर्म मिलती है रूम टेम्परेचर पे, गैस या लिक्विड या सॉलिड? गैस। 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 वेरी गुड हेमंत। और ब्रोमीन कैसा मिलता है, ये तो बचपन से याद करते आ रहे हो, टीचर आपको दिमाग में भर देता है एकदम से ये बात। बोलो बोलो। लिक्विड। लिक्विड Liquid. बोलते ना, वो नॉन Liquid. मेटल बताओ, वो नॉन मेटल बताओ जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो। इसको बताते वक्त हमारे सीने कितने चौड़े हो जाते थे कि हमको पता है ये लिक्विड होता है। फिर एक मरकरी को बताने में कि एक मेटल बताओ जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, तो मरकरी होता था ना, तो ये लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। और आयोडीन क्या है रूम टेम्परेचर पे, आयोडीन नमक, सॉलिड। सॉलिड। कभी आप लोगों ने आज तक सोचा है कि एक ही फैमिली के लोग हैं, ये भी सॉलिड है, एक ही फैमिली के लोग हैं, ऊपर के दो गैसेज हैं, बीच का एक लिक्विड है, नीचे के दो सॉलिड हैं और सारे नॉन पोलर हैं। कभी सोचा ऐसा क्यों है? साइज बढ़ता है नीचे। ये तो अभी साइज बढ़ रहा है तो फिर नहीं नहीं हाँ, लेकिन ये तो अभी आपने बताया ना, क्या पहले पता था क्या बात आपको ये? नो सर। हाँ, कुछ तो क्रेडिट मुझे दे दो, कुछ तो क्रेडिट मुझे दे दो कि सर मुझे अभी पता चला है। यस सर, अभी पता चला। हाँ यस सर। ठीक है चलो। तो देखो, तो एक ही फैमिली के लोग कितने अजीब तरीके से हैं, कितनी, इसी फैमिली से पता चलता है कि इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है। दो लोग गैस हैं, एक लिक्विड है, दो सॉलिड है। और ये कहाँ से सीखा, ये स्पोर्ट की वजह से, क्योंकि हमने अभी सीखा है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, द फोर्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज विद द साइज। तभी देखो रूम टेम्परेचर ये लिक्विड है, सॉरी गैस है, और ये साइज बढ़ा तो लिक्विड हो गया, और ये साइज बढ़ा तो उसी टेम्परेचर पर ये सॉलिड है, आयोडीन। और इन्फॉर्मेशन क्या है कि पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट जो नीचे है, डाउन टू द ग्रुप है, वो सॉलिड है। बताओ क्यों? क्योंकि नीचे जाने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, और ये बिल्कुल फैक्ट बात है बिना किसी एक्सेप्शन के। तो क्यों? क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है, तो उसमें जल्दी से इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स क्रिएट हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स वीक ही रहता है हमेशा। देखो, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स की वजह से ये सॉलिड हो गया। और एक बात और बताता हूँ आपको, ये क्लियर हो गया ना? और सुनना एक बात, आपने हाइड्रोकार्बन पढ़ा होगा 10th में, जिसमें जो 3 फॉर्मूले जब आपको पढ़ते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आपने दुनिया जीत ली हो। जैसे कि वो था ना, एल्केन और एल्कीन और एल्काइन, है ना? तो एल्केन का फॉर्मूला क्या था, जल्दी बताओ, मुझे पता बहुत जल्दी बताओगे आप लोग। CnH2n+2 CnH2n+4, n+2 CnH2n+4 या +10? +1 2 +2, हाँ +2 +2। तो एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। और सबसे छोटा एल्केन कौन है? मीथेन। मीथेन। उससे बड़ा इथेन। उससे बड़ा इथेन प्रोपेन। उससे बड़ा प्रोपेन ब्यूटेन। अच्छा जी। और उससे बड़ा पेंटेन। पेंटेन पेंटेन। अच्छा, मैं आपको कम से कम नहीं तो 11 रुपीज़ दूंगा अगर मुझे बता दोगे कि अगर मैं कार्बन यहाँ पे 12 है तो उस एल्केन का नाम क्या होगा। मतलब मैं यहाँ पे n की वैल्यू 12 दे दूँ, रख दूँ, तो बताओ कि जो एल्केन बनेगा उसका नाम क्या होगा। C12, यहाँ पे कितना आएगा, H26। 26। हाँ, बताओ इसका नाम क्या होगा। आपको प्राइस मिलेगा 11 रुपीज़। रोडेक क्या क्या? किसी ने कुछ बताया था, बड़ा अच्छा लगा मुझे। बताओ बताओ बताओ। डोडेक 12 के लिए यूज होता है। आपका नाम क्या है? खुशी खुशी। वेरी गुड खुशी, शाबाश। खुशी ने देखो खुशी का माहौल कर दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया। इसको बोलते हैं डोडेक या डोडिकेन, ठीक है। चलो वेरी गुड। इसके बाद ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक सब होता है, लेकिन वो ऑर्गेनिक सीखेंगे। अच्छा बताओ, आप लोगों को पता है कि
मीथेन गैस है, इथेन गैस है, प्रोपेन गैस है, ब्यूटेन गैस है। ब्यूटेन तो किस में होती है? एलपीजी में, है ना। लेकिन यस सर। हाँ, अब एक बात के लिए मुझे क्रेडिट देना, आप क्रेडिट, है ना, ऐसे फ्री फंड की। देखो 1 से लेकर 4 तक हाइड्रोकार्बन गैसेस हैं और 4 से लेकर के 17 कार्बन तक लिक्विड है और उसके आगे सारे सॉलिड हैं। बट सारे हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर होते हैं। क्यों नॉन पोलर होते हैं? क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन में डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग 0 होता है और कार्बन कार्बन में भी डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 है बच्चों। तो कोई भी एल्केन बना लो, मान लो इथेन आप बनाते हो, दिस इज योर इथेन, ये यहाँ पे डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? 0 सभी में, सीसी में 0, सीएच में 0, लगभग। तो ये मॉलिक्यूल क्या हुआ? नॉन पोलर। बट 1 से 4 तक के हाइड्रोकार्बन गैसेस हैं, 4 से आगे सॉलिड है, लिक्विड है और 17 से आगे सारे सॉलिड हैं। बताओ इसका रीजन क्या होगा? इंक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, ड्यू टू, हाँ, साइज बढ़ने से, हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल का साइज बढ़ने से, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है।